नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम सामान्य ज्ञान की बुक देख रहे थे अंकित भाटी सर की, जिसमें जो है 11,000 क्वेश्चन टोटल दिए हुए थे। मैंने स्टैटिक जीके कराया, पॉलिटी कराई, फिजिक्स कराई, बायोलॉजी कराई और उसके बाद फिर जो है भूगोल भी, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, ये दोनों करा दिया। अब हम वर्तमान में जो देख रहे हैं, वर्तमान में इतिहास देख रहे हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री से मिल ही जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो इसे ध्यान से देखिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो करने की कोशिश भी करिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर कराए हैं। देखिए भले ही इसमें टॉपिक 1 और 2 लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ ये देखेंगे कि हम 2-3-4 टॉपिक कवर किए, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता कवर किए। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में जितने भी धर्म थे, चाहे दक्षिण भारत के चाहे उत्तर भारत के, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये दोनों भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 4 टॉपिक। कौन सा? गुप्त काल देखेंगे, सॉरी मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, यानी ये हम चीज़ जो है आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। संगम काल, दक्षिण भारत के राज्य, गुर्जर प्रतिहार, पाल राष्ट्रकूट, इतना हम कल जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आराम से देखिएगा, क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे जो है सारा कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन न लेना आप लोग। देखिए मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल, 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाता है, ये सभी को पता है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये हमको पता है। अगला है कि भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन हमें देखना है। देखिए पहला लिखा है कि उन्होंने सिकंदर या अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसिडोनियन युद्ध कौशल सीख सके। सही है। अगला है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो देखिए बैरम खां उनका मार्गदर्शक और सहयोगी जो था वो नहीं था, वो अकबर का था। किसका था? अकबर के था। और देखिए इनके जो 7 सहयोगी थे, या इनके मतलब अगर हम बताएं गुरु, तो कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त गुप्त कहा गया है। ठीक, तो ये जो है गलत है, बाकी सारे पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता, सही है। अगला है कि साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर या अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया। तो कौन सी नदी इसमें से पार करेंगे? तो सबसे पहले जो है सिंधु नदी को पार करेंगे। ठीक, ये देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगला दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो कौटिल्य थे, या विष्णुगुप्त इन्हें कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो इनकी इंडिका है। याद कैसे करा था? मेगास्थनीज यानी मैग्नीज, और मैग्नीज जो होती है वो गुप्त रहती है। क्या रहती है? गुप्त, यानी पृथ्वी में छिपी रहती है, गुप्त रहती है। गुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य और मैग्नीज से मैगस्थनीज। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है। तो नाम अर्थशास्त्र भले हो लेकिन राजनीति पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। तो अभी मैंने तरीका बताया, ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए फ्री के नंबर है, देकर जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे प्लेनी कब आया, तो दूसरी शताब्दी में आया। ठीक, इस तरह मतलब आपको मैं याद कराऊंगा सारे ट्रिक से। बस थोड़ा मतलब जब तक घर में है तब तक, अब जब जाएंगे वहाँ बाहर तब फिर जो है वहाँ पे बना लेंगे वीडियो, तब भी मतलब सारी चीज़ें शुरुआत करेंगे फिर से। अगला दिया है चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने का दूसरा शासक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन है? इनका बिंदुसार है। कौन है? बिंदुसार है। अगला क्वेश्चन है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो इनका जो है कौन से है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जो है किसके बारे में बताएगा। तो मौर्य प्रशासन के बारे में बताएगा। ठीक, दोस्तों देखिए हम जो है 2 बजे जो प्रैक्टिस करा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम जो है ट्रिक कराएंगे थोड़ी। फिर हिंदी का देखेंगे प्रैक्टिस सेट और कंप्यूटर, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कम से कम जो हिंदी, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, ये ज़्यादा नंबर हम बटोर सकते हैं, तो वहाँ से हम बटोर लेंगे आराम से। ठीक, अगला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया। तो ये जैन धर्म को अपना लिए थे। वो कहाँ गए थे? तो श्रावण बेलगोला में गए थे, कर्नाटक में। वहीं पर संलेखना पद्धति से अपनी जो है प्राण त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की। तो दक्कन जो है कर्नाटक का ही क्षेत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो परिशिष्ट परमों में मिलता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर लिया, तो श्रावण बेलगोला। अभी हमने देखा ये चीज़। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार का पुत्र कौन है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार है, बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक है। अगला है किस मौर्य शासक ने अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता, तो अमित्रघात जो जानते हैं वो बिंदुसार को जानते हैं, अमित्रघात। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत कर मौर्य साम्राज्य में विला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में मिलता है। अगला है बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर अशांति फैली थी, तो ये जो अशांति फैली थी ये फैली थी कहाँ, तो ये तक्षशिला में फैली थी। कहाँ फैली थी, तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ, पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन उस समय भारत में था। अगला है डायनोसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था, तो डायनोसियस। देखिए इसमें जो है ये जो दिए हैं ये बिंदुसार दिए हैं, जबकि डायनोसियस जो है आया था अशोक के शासनकाल में। किसके, अशोक के शासनकाल में। और डायमेकस जो आया था वो जो है बिंदुसार के समय आया था, आप देख लीजिएगा। तो ये डायमेकस हो गया बिंदुसार, और डायनोसियस। देखिए अगर आपके यहाँ डायनोसियस में क्या है, डाइन। अगर आपके यहाँ डाइन आ जाए तो आपके यहाँ शोक फैल जाएगा गांव में, क्या, शोक। तो शोक से अशोक, डाइन से डायनोसियस। ठीक, एक ये तरीका आपको ये याद हो गया आराम से। बिंदुसार में क्या है, मैंने कहा था अगर डाई हमें करना है ये मेकअप, अगर हम बिंदी 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 बिंदु 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 करेंगे तो बहुत अच्छा मेकअप होगा या डाई होगी। ठीक, वैसे मैंने किया नहीं, मैं तो बता रहा हूँ इसे याद करने का तरीका। तो ये डाई मेकअप, तो डाई मेकअप यानी बिंदु बिंदु तो बिंदुसार हो जाएगा। तो डाई मेकस, देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों में कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ आंसर भी गलत दे दिए हैं, तो यहाँ जो आंसर दिए हैं बिंदुसार दिए, लेकिन ये नहीं होगा, इसका आंसर दूसरा होगा, डायनोसिस का आंसर दूसरा होगा, अशोक हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, तो देखिए जीवन वृत्त, विदेश नीति, आंतरिक नीति सभी मिलती है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री, तो देखिए पुत्र जो थे महेंद्र थे और पुत्री संघमित्रा थी। कौन, महेंद्र और संघमित्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, साजी का स्तूप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप में प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे किनके पोते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। दोस्तों देखिए इसमें 200 क्वेश्चन के आसपास हैं, आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, हम आराम से देख लेंगे। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन क्या, 10-20 क्वेश्चन, 30 ज़्यादा हैं, लेकिन हम 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। देखिए मुझे प्रॉब्लम ये होती है ना, वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं, मैं तो 5 टॉपिक करा दूँ, लेकिन अपलोड करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता, मैं कई बार बता चुका हूँ आपसे। ठीक, तो मतलब ये चीज़ होती है, वीडियो बनाओ फिर उसके बाद उठ के फिर जाओ, फिर दोबारा आओ, फिर जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया है अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, तो ये कौन से था, कलिंग पर विजय थी यानी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दिया अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है, तो जो विजय थी वो कौन थी, 13वें शिलालेख में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की है, तो ये किसके द्वारा, अशोक ने। किसने की, अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उद्देश्यों को अपना लिया, तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो गुर्जरा जो अभिलेख है इसी में अशोक का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय, तो ये तो अशोक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, तो देखिए सभी की मिलती है, ये ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया, दोबारा पूछा है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो कितने हैं? तो 14 हैं इनके। अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और बिंदुसार किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था 261 BC में लिखा गया था, लड़ा गया था। इस आपको इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा डेट भी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो अशोक थे। अशोक के देखिए 3 रानी थी, उसमें से जो सबसे मतलब उनकी जो है फेवरेट थी रानी, वो थी कौरवाकी। अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो इनमें से किसमें है? तो द्वितीय मुख जो है शिलालेख। अगला है अशोक महान संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे। देखिए मैं आपको मगध की जो है, मगध में जितने राजवंश होंगे उनकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसकी ट्रिक है हसीन, मैं बताया हूँ कई बार, हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह। देखिए हल्यक वंश मैंने बताया था, बिंबिसार उसके संस्थापक थे, हल्यक वंश। शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ठीक, तो याद कर लीजिएगा। अगला दिया है कि सांची के स्तूप बनाने के लिए किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो जो इनकी भाषा थी एक रूपता से, वो मगधी थी। कौन सी? मगधी। अगला अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल था। अब देखिए आक्रमण कैसे हुआ, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि मौर्य वंश के बाद जब अशोक मतलब जो अशोक की डेथ हो गई तो उसके बाद आक्रमण कैसे हुआ। जीवन में आप भूलेंगे नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, अभी दूंगा लाइव एग्जाम्पल। अगला देख किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? मास्की और गुर्जरा में मिलता है। गुर्जरा पहले पूछ लिया, अब मास्की दे दिया, तो याद रखिएगा कि गुर्जरा और मास्की में मिलता है अशोक का अशोक नाम। ठीक दोस्त, ऐसे देखिए मैंने कम दोनों साथ ही में याद किए थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें लगाना है। अगला है श्रीनगर को किसने बसाया? तो अशोक ने बसाया। अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का? तो 13वें शिलालेख में कलिंग के बारे में जानकारी मिलती है। आलिम को अगला क्वेश्चन है अशोक का एकमात्र शिला रूप चित्र कहाँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हर सितारा मैंने बना दिया है। ये जो है कहाँ कहाँ मिलता है? तो कंगन हल्ली। कहाँ मिलता है? कंगन हल्ली में मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये दक्षिण भारत का है। अगला है अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये जो है शेर ए कोहना है। कौन सा है? सर ए कोहना या शेर ए कोहना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है रान्यो अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक को कहा गया है? तो ये जो इनका शिलालेख है ये कंगन हल्ली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला से संबंधित है? तो ये जातक कथाएं हैं। कौन सी है? जातक। अगला क्वेश्चन दिया मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन? बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धर्म से वर्णित नहीं है? जैसे माता पिता का आज्ञा पालन करना या माता पिता का आज्ञा की पालन करना, दान पुण्य भात संघ के प्रति आस्था जो है ये इसका भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन के दौरान हुआ था? तो धामेक का जो निर्माण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो है धामेक का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था मौर्य वंश के शासनकाल में। ठीक, अगला इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अधीक्षकों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित करता था? तो कौटिल्य। कौन? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो धामेक स्तूप सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में है। कल ये क्वेश्चन आया भी था तो आप लोग देखे भी थे। अगला है ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया मौर्य शासक के शासनकाल के दौरान। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता? उत्तर में है इसलिए उत्तरापथ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? तो इंडिका लिखी है। कौन लिखे? इंडिका। अगला क्वेश्चन दिया है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो उदयन ने जो राजधानी ये हटाया था राजगीर को हटाकर पाटलिपुत्र में वो किया था। अगला क्वेश्चन मेगास्थनीज दूत था तो सेल्यूकस निकेटर का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि साम्राज्य में
कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबारी प्रचलित था, तो कहाँ था, तो मौर्य काल में था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। तो देखिए मेगास्थनीज का जो संबंध था वो देश था यूनान। कौन था, यूनान। सेल्यूकस के साथ आया था तो यूनान ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था। तो कनिष्क जो है संबंधित था, ये किससे संबंधित था, तो कण्व वंश, कुषाण वंश ये कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मेगास्थनीज जो था वो यूनान से आया था और इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के सॉरी दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है देखते हैं। बराबर पहाड़ी कुल 4 पहाड़ी सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख, ये भी दोनों सही। अगला ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का श्रेय है, आजीवक जो संप्रदाय था। अगला है ये सभी छठी सपोर्ट, ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो देखिए बिंबिसार जो है हल्यक वंश से संबंधित है। किससे, हल्यक। आप इसी में कंफ्यूज न होइएगा, बिंबिसार और बिंदुसार। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाला सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक स्थिर चित्त और शांत प्रिय सम्राट और क्या बन गए, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक। अब देखिए एक चीज़ मैं दोस्तों बता दूं, अब इनका हृदय परिवर्तन हुआ तो इसके कई सारे रीजन दिए जाते हैं। अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत, चाहे वो रोमनाथ थापर हो उनका मत अलग है, बाकी और इतिहासकार हैं उनका मत अलग है। ठीक। तो ये हम देखेंगे आगे फिर कभी कि मतलब किसके समय में कौन कौन से मतलब कौन कौन से मत कौन कौन से इतिहासकार दिए हैं। देखिए 2-3 तो ऐसे पता हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे अगर हिस्ट्री पढ़ें। अगला निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। तो राज्य का 7वां अंग है मित्र। क्या है, मित्र। अगला क्वेश्चन हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो ये कल भी क्वेश्चन आया था खारवेल के बारे में। अगला है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है। तो ये जो प्राप्त हुई है ये परखम में प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया। ये कनिष्क ने किया। किसने, कनिष्क ने किया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शासक मात्र नामों माता के नाम के प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये जो है कौन पहचाने जाते हैं, ये पहचाने जाते हैं सातवाहन माता के नाम से। जैसे सातवाहन में आप देखेंगे शासक के नाम अभी गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो देखिए गौतमी पुत्र यानी उनकी माता का नाम छिपा हुआ है। ठीक। तो इस तरह आप देखेंगे आगे नाम। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 72 नंबर कि ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो ब्राह्मण जो प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तो किसने प्राप्त की, ये प्राप्त की जीवक। देखिए दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दे दूं वरना भूल जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए मौर्य काल है। ठीक। तो देखिए अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। ठीक, वो महान शासक भी था अशोक। तो उसके समय में कोई आक्रमण नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसके उत्तराधिकारी मतलब जो है कमज़ोर होते जाते हैं आक्रमण होना शुरू हो जाता है। ठीक। चाहे वो हमारे पहलो हों, कुशाल हों, हिंद यूनानी हो या कोई भी हो, सारे मतलब जो है हवा मतलब भारत पे आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। और ये सब कब हुआ, जब हमारा जो है उत्तराधिकारी कमज़ोर हो गया, यानी मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर हो गए। जब तक अशोक थे यानी जो शक्तिशाली मतलब वो थे, तो मतलब उस पर आक्रमण नहीं किए, लेकिन जैसे ही कमज़ोर हुए तो उसे छीना झपटी होना शुरू हो गई। अलग अलग आक्रमणकारी हिंद यूनानी कुषाण पहलो सातवाहन ये सारे जो है आना शुरू हुए। अब हम देखते हैं एक चीज़ ये है कि देखते हैं ये कैसे हुआ। अब देखो जैसे मान लीजिए कि ये मौर्य है। ठीक, मौर्य काल, और ये मान लीजिए किसी का घर है, तो उस घर में क्या, पूरा मौर्य काल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मौर्य काल है और इसमें घर है, घर में क्या है, पति पत्नी थे। क्या थे, पति पत्नी थे, उनके बच्चे थे। पति पत्नी, पत्नी और पति, ठीक है, उनके मतलब बच्चे थे, इसी में क्या थे, बच्चे थे। और इनकी जो पूरी संपत्ति है ये 100 करोड़ की है। कितनी है, 100 करोड़ की है। ठीक, आप समझिए बात को मेरा। पत्नी जो है विश्व सुंदरी है, बहुत अच्छी है, यानी इससे सुंदर कोई है ही नहीं, मान लो विश्व सुंदरी है। तो भैया सबकी नज़र कहाँ होगी, इसी पर होगी कि कब जो है ये आदमी मरे, मतलब पति इनका कब मरे। बच्चे तो नालायक हैं ही हैं, बच्चे मतलब उस लायक नहीं जिस लायक पति था इनका। पति शक्तिशाली है, कोई आंख नज़र उठा के देखे पत्नी को तो आंख फोड़ डाले, कोई इनके राज्य की तरफ देखे या मतलब घर की तरफ देखे 100 करोड़ का तभी मारे। ठीक, लेकिन बच्चे क्या है नालायक, तो वो वेट कर रहा था कि कब ये जो है
मतलब इनके पति मरे और जो है हम लोग जाके मतलब इस पे धावा बोले। तो देखिए पति क्या है, अशोक हैं। कौन है, अशोक। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पति कौन है, अशोक है। इनका जो पूरा साम्राज्य है ये मौर्य साम्राज्य है। जो इनकी अर्थव्यवस्था कितने करोड़ की है, तो 100 करोड़ की, यानी एकदम समृद्ध मतलब साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य क्या है, एकदम समृद्ध है, अर्थव्यवस्था बहुत चरम पे है, बहुत सारा है। ठीक। पत्नी कौन है, पत्नी जो है इनका विश्व सुंदरी है, यानी मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है विश्व सुंदरी है। 100 करोड़ उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, पत्नी जो है सुंदर है, यानी मौर्य वंश हो जाएगा। उसका रखवाला पति कौन है, अशोक हो जाएंगे। उनके बच्चे कौन है, तो अशोक के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। वो क्या है, नालायक है। तो आप बताइए, जैसे अशोक मर गए तो इनकी जो पत्नी है क्या हुआ। अब पत्नी तो विश्व सुंदरी, यानी मौर्य वंश बहुत अच्छा है, पूरे विश्व में सब लोग इस पर आक्रमण करके इसे लूटना चाहते हैं, इसके 100 करोड़। तो क्या करेंगे, बारी बारी से हथियाना चाहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर मतलब पति पत्नी रहते हैं, पत्नी अगर गए तो पूरा गांव चाहेगा कि पत्नी से हम शादी कर लें या पत्नी को हम अपने कब्जे में ले लें, तो हमारी जो है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हमारे पास चली आएगी आराम से। उनकी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारे पास आ जाए। तो यही कॉन्सेप्ट जो है, देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं दिया हूँ आपको कि क्यों हिंद यूनानी मतलब ये सारे जो है आक्रमणकारी भारत में की ओर आकर्षित हुए। तो इसका रीजन ये हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे उत्तराधिकारी नालायक हैं, तो उत्तराधिकारी जब नालायक हैं और उनकी मतलब जो है इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी माँ की तरफ, यानी जो है मौर्य साम्राज्य की ओर इतना मतलब वो नहीं है, लगाव नहीं है, या मतलब वो नहीं कर रहे हैं, तब मतलब जो है इस पर आक्रमण करना शुरू करते हैं और लोग इसे हथियाना शुरू कर देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना 20% भी समझ में आया 100 में, आई होप मैं तो सोच रहा हूँ 80% तो आ ही गया होगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक दोस्त, तो याद रखिएगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तो ये जीवक आप जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो ये अभिलेख कौन है, अयोध्या अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है कि कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। तो ये है ताम्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। तो ये सिक्का जो है अगस्थोक्लीज का है। अगला, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। विम कटफिशस, विम कटफिशस। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती। तो ये लिपि जो कौन थी, खरोष्ठी लिपि थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। देखिए इसमें लिखा बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। तो ये बात तो सही है कि बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ, ये भी सही है। अगला है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपना, ये भी सही है। चरक गौतम बुद्ध के नहीं यार, चरक जो है इनसे नहीं संबंधित है। ये जो है बिंदुसार के उनके समय थे, उनके कनिष्क के समय थे चरक। चरक संहिता जो लिखी गई। अगला है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। तो जो मौर्य वंश को समाप्त किया था ये शुंग ने किया था। किसने, शुंग ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाण ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो किसमें किया, ये पहली शताब्दी में। अगला क्वेश्चन दिया है, चाणक्य का एक अन्य नाम था। तो चाणक्य का जो है नाम था कौटिल्य था और विष्णुगुप्त था, दोनों था। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, शुंग वंश और मतलब इनकी राजधानी है कि जैसे शुंग वंश की राजधानी क्या है, विदिशा है। क्या है, विदिशा है। उसके बाद सातवाहन की प्रतिष्ठान है, कदम्ब की बनवासी है और चंदेल की क्या है, महोबा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंधार कला। देखिए हम ये मतलब निशान लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि मतलब मैं इरेज नहीं किया हूँ इसे। मैंने बताया था ना, हिस्ट्री थोड़ी मैंने पढ़ ली थी, तो इसीलिए। देखिए ये मुझे पता है कि गंधार जो कला है ये कुषाण से संबंधित है। और ये कहाँ देखने को मिलती है, तो भारत की कला गंधार कला मतलब मथुरा में देखने को मिलती है। और जूनागढ़, तो जूनागढ़ में रुद्रदामन है, ये भी हम जानते हैं। मिलिंद पन्हो जो है मीनांडर की है और तक्षशिला क्या है, पथिक की है। किसकी है, पथिक की। तो ये आराम से हम क्वेश्चन कर लेंगे। 3-4 होना चाहिए, 3-4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग, नरेश, खारवेल निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित है। तो चेदी वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से गंधार कला को जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है। तो ये जो लिखे थे इनमें से किसी ने ये चीज़ नहीं लिखी है। ठीक, शायद अज्ञात है इसके लेखक। अगला है कि देखिए टालमी, जब पहली बार जब हम प्लेन में यात्रा की तो बड़ा मज़ा आया,
प्लेनी किस शताब्दी में आया? पहली। प्लेन, देखिए प्लेनी को याद करेंगे पहली, तो पहली शताब्दी, यानी पहली शताब्दी में जो आए तो कौन आए? तो प्लेनी आए। कौन? प्लेनी। क्यों? क्योंकि हम प्लेन में जब बैठे पहली बार तो बहुत मज़ा आया। तो पहली बार से पहली शताब्दी, प्लेन से प्लेनी। ठीक, पहली बार बैठे तो बहुत मज़ा आया। अब भैया मज़ा तो आ गया, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उड़ना शुरू हुआ प्लेन, भैया हमें डर लगने लगा। तो अब हम दोबारा जैसे हमसे कोई कहेगा कि भैया बैठोगे प्लेन में, तो हम भैया टाल देंगे। क्या करेंगे? टाल 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 से टालमी, टाल से टालमी। तो सेकंड बार क्या करेंगे? टाल देंगे। यानी दूसरी शताब्दी में कौन आया? तो टालमी। पहली शताब्दी में प्लिनी। डाइमेकस, तो डाइमेकस आए बिंदुसार के समय में। डायनोसियस, यानी डाइन, डाइन होगी तो शोक होगा, यानी अशोक। समझ में आया ना दोस्त? तो ऐसे रिलेट करना होता है, ऐसे याद करना होता है, ताकि लंबे समय तक याद रहे। अगला, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीत से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? तो ये जो रीत है उत्तराधिकार। अगला दिया है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो जो इनके राज्य के 7 अंग है, 7वां अंग था मित्र, अभी देखा था मैंने। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अगला, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? तो इनको जो दंड था मृत्यु दंड था। बताइए, जब भैया टैक्स या चोरी करेंगे मृत्यु दंड होगा, तो सब लोग पैसा देंगे कि नहीं? तो जब पैसा देंगे तो राजकोष भी समृद्ध होगा। देखिए, किसी भी देश की जितनी ताकतवर अर्थव्यवस्था होगी ना, अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी, देश उतना सशक्तशाली होगा। अब देखिए, जैसे अगर मतलब पैसा खूब है देश में, ठीक, तो सारी चीज़ें मतलब एक अच्छे वे में चलेंगी। और अगर पैसा देश के पास नहीं तो सारी चीज़ें बिखरी हुई प्रतीत होंगी। और यही प्राचीन काल में भी था। अगर जितना ज़्यादा मतलब टैक्स आता था, राजकोष जितना भरा होता था, सेनाएं भी उतनी ज़्यादा होती थी, लोगों के लिए उतना काम भी किया जाता था, सुरक्षा भी ज़्यादा प्रदान की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता था? तो सीता भूमि जो मौर्य काल में होती थी वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? तो उनकी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। अब देखिए, मैं मूर्ति की बात कर रहा है, इसमें मूर्ति जो बनाई गई कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? तो कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वासुदेव ने देवभूत की हत्या कर किस वंश की स्थापना की थी? तो कण्व वंश की स्थापना की थी। अगला, गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण और द्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है? तो ये जो इनका अभिलेख है ये है नासिक अभिलेख। कौन सा है? नासिक। अगला है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। चरक, चरक की बात अभी ऊपर मैंने की भी थी कि चरक जो है किसके दरबारी थे? तो कनिष्क के थे। अगला, किस शासक ने बिना विगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो वो शासक थे हमारे रुद्रदामन। कौन थे? रुद्रदामन। जूनागढ़, वो जूनागढ़ अभिलेख से ही मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुद्राएं चलाई? तो कुषाणों ने चलाई। सबसे अच्छी और शुद्ध जो है कुषाणों ने चलाई। और सबसे जो है मिलावटी वाली किसने चलाई? तो गुप्त काल में चलाई। देखिए, इसका रीजन साफ साफ है। जब तक विदेशी हमारा व्यापार मजबूत था, विदेश से व्यापार होता था, तो स्वर्ण मुद्राएं आती थी। लेकिन गुप्त काल में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, विदेश से व्यापार थोड़ा थोड़ा कम हुआ, तो भैया सीधी सी बात, सोना कम आएगा। जब सोना कम आएगा तो हमें मिलावट करनी पड़ेगी। समझ में कि नहीं? तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, बस हमें समझना ये है कि लॉजिक है क्या। थोड़ा ध्यान देंगे तो लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम अगर रट्टू तोता बनेंगे हैं तो हमेशा बने रहेंगे। ठीक, देखिए, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ, कॉन्सेप्ट के बीच में एक मतलब जो है फैक्ट बता दूँ, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फैक्ट फैक्ट बताता रहूँगा तो कभी नहीं याद होगा। ठीक, बहुत मतलब परेशान हो जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि महान औषधि देश चरक संहिता किसके राजसभा में थे? तो चरक संहिता जो है कनिष्क के समय थे। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी क्या था? तो पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो जो स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले भारत में चलाई वो चलाई इंडो बैक्टीरियन ने। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें 102 क्वेश्चन थे जो हम आराम से देख चुके हैं। अगला चैप्टर हमारा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। तो देखते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम है, वो मौर्य दूसरे थे। ठीक, के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो बागडोर जो समुद्रगुप्त ने संभाली थी। अगला दिया है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो देखिए, एक नाम किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है? चंद्रगुप्त
द्वितीय विक्रम या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहो या चंद्रगुप्त द्वितीय कहो, एक ही है। अगला दिया प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। अगला दिया है कि अजंता कुल कितनी गुफाएं हैं। तो अजंता में 29 गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो चीन का जो यात्री था फाहियान था। कौन था? फाहियान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रशस्ति में, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये किसके समय में आए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, विक्रमादित्य के समय में आए थे। अगला दिया प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं। तो कौन सा शासक है? गुप्त वंश है। देखिए दोस्तों, मैं ट्रिक की वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिन के बाद, मतलब 5-6 दिन और रुक जाइए, चुनाव हो जाए 20 के बाद, उसके बाद जब मैं जाऊँगा तब बनाऊंगा। और वीडियो भी बनाना शुरू करूँगा तो मैं सारी चीज़ें मतलब जो है सीक्वेंस में लेकर चलूँगा। कम से कम 100-200 टॉपिक होंगे और उनकी ट्रिक होगी। और ट्रिक क्या होता है? रिलेट करना होता है। तो वैसे जब याद कराएंगे तो आपकी मतलब तैयारी और मजबूत होगी, आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो थोड़े दिन मतलब वेट कर लीजिए। और अगला लिया है कि चीनी यात्री इत सिंह ने 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत लिखी थी। तो किसने? तो ताम्रलिपि से। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला से संबंधित है। तो कौन सी हैं? जातक कथाएं हैं। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास की है। अगला गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों में निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार। अगला है देखिए टंका और जीतल। टंका जीतल इल्तुतमिश के समय था। किसके समय? सॉरी, हाँ इल्तुतमिश सही है। इल्तुतमिश के समय क्या था? तो टंका और जीतल था। अगला है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो स्तंभ है इलाहाबाद स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीड़ा वादक भी था। तो कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। अगला दिया किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। तो ये कौन सा युग्म है? विक्रमादित्य या चैतन्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, विक्रमादित्य जो है ये जो है इनके समय में नहीं थे। हुएनसांग, देखिए इनके समय में मैंने अभी ऊपर बताया ना, इनके समय में कौन आए थे? फाहियान आए थे। कौन? फाहियान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए मैं आपको एक चीज़ और याद करा दूँ ट्रिक से। देखिए हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आए। देखिए हा से हर्षवर्धन, हा से हुएनसांग। देखिए आप मन हो तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं मैं बताऊँ। हर्ष मतलब क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह यानी खुशी। हुएनसांग में वेन सॉन्ग लिखा है, वेन और सांग। वैन मतलब गाड़ी होती है और सॉन्ग यानी गाना होता है। अगर हम मतलब वैन में अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो हम बढ़िया खुश होंगे, बढ़िया, चाहे जो गाना हो, हरियाणा का कोई सॉन्ग हो या कोई भी सॉन्ग हो तो मज़ा आएगा बढ़िया उसी में। तो हैन सॉन्ग यानी हर्ष आएगा, हैन सॉन्ग तो हर्षवर्धन। ठीक, समझ में आया ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे धर्मपाल ने। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो कुमारगुप्त ने किया था नालंदा की। देखिए नालंदा कुमारगुप्त, विक्रमशिला जो है धर्मपाल, याद रखिएगा। अगला दिया है इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो समुद्रगुप्त को कहा था। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए इसमें भी मिलान लगा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन इसका जो सही, देखिए इसमें क्या है, कविराज मित्र अमोघ वर्ष है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अमोघ वर्ष हो जाएंगे। उसके बाद आदि पुराण कौन है? जिनसेन है। फिर गणित सार संग्रह महावीर चार्य है। उसके बाद अमोघ वृत्ति सक्टानन है। कौन है? सक्टायन है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विक्रम संवत, देखिए ये चीज तो अभी देखा है, शक संवत 78 AB, यानी हमारे बी का चौथा चाहिए। तो बी का चौथा केवल एक में है, ये देखो। और लेकिन फिर भी देख लेते हैं। गुप्त संवत 320 AD, कलचुरी विक्रम संवत 78। देखिए विक्रम संवत जो है 58 AD और शक संवत 78, ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप गुप्त काल भी याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? मौर्य। मौर्य के समय हुआ था। किसके नहीं सॉरी, गुप्त के समय हुआ था, चंद्रगुप्त के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ उसमें, देखिए चंद्रगुप्त, शायद चंद्र लिखा है उसमें, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा, गुप्त चंद्र लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कौन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए सोने के प्राप्त हुए, लेकिन सिक्के कैसे थे? तो मिलावटी थे, मैंने पहले ही बताया। अगला दिया शुद्ध सोने के सिक्के नहीं है। अगला है ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण क्या थे? तो ये जो ब्राह्मण थे एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर। अगला दिया तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? लो, तो तांबा का सिक्का किसने जारी किया सबसे पहले? याद रखिएगा, रामगुप्त ने। अगला क्वेश्चन दिया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? तो कविराज कहा जाता था समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि एदड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एदड़ अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तो दिए नहीं उसमें, अरे वो जो है इसमें एदड़ अभिलेख जो है भानुगुप्त। और देखिए इसमें जो है पहली बार जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक, ये जो है एदड़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन दिया है कि धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी कौन थे? तो देखिए धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे जो चिकित्सक थे। और चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अगला कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये जो था कुषाण थे। कौन थे? कुषाण। अगला दिया है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया है, तो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं हैं वो क्या कहलाती है? तो रूपक। क्या? रूपक। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर थी छठा भाग, उपज का छठा भाग। अगला दिया निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया? तो आर्यभट्ट ने किया। किसने? आर्यभट्ट ने किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा थी? तो दरबारी और सरकारी भाषा थी संस्कृत। अगला दिया है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ में है विधि, तो विधि क्या है? प्रशासनिक इकाई है। अगला है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो किसने किया था? ये किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली की स्तुत आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी? तो ये जो लिखे थे हर्षेड ने लिखा था। किसने? हर्षेड। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्त शासक था? तो गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? तो ये कौन शामिल नहीं था? सूरदास। अगला क्वेश्चन दिया है प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। अगला क्वेश्चन दिया है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से। क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। अगला दिया हर्षवर्धन के राज्यसभा कब थे? बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के समय में। अगला है निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? तो किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नर्मदा नदी को ये पार कर रहे थे तो पार नहीं कर पाए, वहीं पर इनको जो है हराए थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? हर्षवर्धन के द्वारा। अगला दिया किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो ये था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अभी मैंने तरीका भी बताया, ह्वेनसांग। अगला दिया इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? हर्षेड ने। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था। तो ये कौन था? राजपूत। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे? तो कौन थे? ब्राह्मण थे। इनमें अगला दिया इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में काम किया? तो ये कौन थे? ह्वेनसांग थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता था? तो प्रछन्न बौद्ध जो थे ये थे शंकर। ऑप्शन नंबर क्या? शंकराचार्य हमको लगता होंगे इसमें, लेकिन शंकर लिखा है केवल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। देखिए इस तरह के क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं, ये जीआईसी में पूछा गया है, लेकिन टीचर में पूछ लेता है। अगला दिया रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो इस जो मिलती है दसपुर शिलालेख। अगला दिया लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो लोकायत दर्शन जो कहा जाता है चारवाक को कहा जाता है। अलग है मिलिंद पन्हों क्या है? तो मिलिंद पन्हों बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि चरक किसके चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के समय थे। अगला है कि कला कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो ये पनपी थी कनिष्क के समय में। अगला क्वेश्चन यह है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन दिया है कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन को जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला छठी शताब्दी में, मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं होगा, छठवीं शताब्दी में मान लीजिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो धार्मिक जो उसकी सभा होती थी आयोजित, वो होती थी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला दिया है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज। अगला क्वेश्चन दिया है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वो मथुरा था। कौन था? मथुरा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो ये कहाँ किए थे? तो कन्नौज और प्रयागराज में किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये जो हुआ था इनकी मौखिर नरेश गृहवर्मन के साथ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों देखिए इसमें इतने क्वेश्चन थे, मतलब 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे 2 टॉपिक जो है मतलब बचे हैं, उसके बाद हमारा एंसेंट खत्म हो जाएगा, फिर मिडाल और मॉडर्न। देखिए जितना है हम सारा जो है इसमें करा देंगे, आप बस पढ़ते रहिए और अगर पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों देखिए थोड़ा सपोर्ट तो कर रहे हैं आप लोग, खुशी भी मिल रही है कि मेहनत चलो कर रहा हूँ इतने दिन से। मैं 5 महीने से लगातार लगा हुआ हूँ, बस इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि एक ना एक दिन तो मतलब चीज़ें सही होंगी ही शायद। और बाकी मतलब आप पढ़ते रहिए। देखिए आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब आपको क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि ये दिक्कत, या आप मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। और बाकी आप बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।